हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बोर्ड प्लेनेट में, जिसमें हमें देखना है कि आखिर जो धातु होता है तथा जो अधातु होता है वो कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। यानी कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। यानी कहने का यह अर्थ है कि धातु तथा अधातु दोनों कैसे अभिक्रियाएं करते हैं या अभिक्रियाएं कैसे कर लेते हैं। तो देखो, कहने का यह अर्थ है कि जो हमारा धातु होता है, ध्यान समझना, जो हमारा धातु होता है हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि धातु तथा अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते हैं। क्या करना है, हमें देखना है कि धातु तथा अधातु कैसे अभिक्रियाएं करते हैं। क्या देखना है बाबू, हमें देखना है कि धातु तथा अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसको हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा, आयन। क्या लेकर चलना पड़ेगा, आयन किसे कहा जाता है, हमें यह देखना पड़ेगा। आयन होता क्या है यह भी देखना पड़ेगा। कहने का यह अर्थ है कि यदि मान के चलिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी। तो यहां पे लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया तीन तरह से हो सकती है। क्या हो सकती है, तीन तरह से। यहां लिखता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया तीन तरह से हो सकती है। कितने तरह से, तीन तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता। ठीक है बाबू, क्या हो सकता है, कहने का ये अर्थ है कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया आपके तीन तरह से होगी। पहला बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पहला क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, तीसरा बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, शेयर करके, साझा यानी शेयर। यानी कहने का ये अर्थ है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वह तीन तरह से हो सकता है, जिसमें पहला टॉपिक क्या होगा, पहला ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और तीसरा क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन को साझा करके भी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। यानी धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, तो ये तीन तरह से करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और इलेक्ट्रॉन को साझा करके होती है। इसके आगे अगर समझना है तो आखिर हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, चाहे ग्रहण करेंगे, चाहे साझा करेंगे, तो होगा क्या। आखिर ग्रहण करेंगे, साझा करेंगे तो होगा क्या। कहने का यह अर्थ है, कहा जाता है बाबू, कहा जाता है कि कहने का यह अर्थ है कि आयन, कहने का यह अर्थ है बाबू कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, ग्रहण करता है, तो क्या बनाता है। तो कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर होगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके होगा, और इलेक्ट्रॉन को साझा करके होगा। तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड कितने बनते हैं, उस बॉन्ड से पहले एक टॉपिक आता है आयन। क्या आता है, आयन आता है। क्या आता है बाबू, आयन आता है। आयन क्या होता है, पहले आयन समझो।
आयन समझ जाओगे, समझ में सारा आने लगेगा। आयन क्या होता है, क्या है आयन, टॉपिक का क्या नाम है आयन। आयन मिस होता है कि धनावेशित तथा ऋणावेशित आवेशों को आयन कहते हैं। कहने का यह अर्थ है कि आयन क्या है, कहा जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तथा त्याग कर ऋणावेशित तथा धनावेशित धनावेशित आवेशों के निर्माण को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि धनावेशित तथा धनात्मक, यहां पे क्या लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक जो आयन होगा, सॉरी धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश जो होगा उसी को हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो जो आयन होता है उसमें क्या होगा, तुम्हारा होगा धनात्मक आवेश और क्या होगा ऋणात्मक आवेश। दूसरा चीज कि जो आयन होता है, कहने का ये अर्थ है बाबू कि जो आयन होता है वह आयन जो होता है धनावेशित कैसे हो जाता है और ऋणावेशित कैसे होता है, उसका कारण है। तो देखो कहा जाता है कि यहां पे देख लो कि आयन जो होता है, आयन के प्रवाह से दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि अगर धातु तथा अधातु के यौगिक देखें तो दो प्रकार के होते हैं, धातु तथा, यहां पे थोड़ा रंग बदलते हैं, उससे पहले एक और टॉपिक समझा जाए। उससे पहले एक और टॉपिक है कि आखिर कैसे धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। यानी यहां पे देखना है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का निर्माण कैसे होता है। देखो इसमें तो होता है बाबू, कहा जाता है, यहां पे लिखता हूं कि यदि, यहां पे लिखता हूं यदि इलेक्ट्रॉन, यदि कोई तत्व, यहां पे लिखता हूं यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब धनावेशित, धनात्मक आवेश का निर्माण करता है। यहां पे आखिर धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का निर्माण कैसे होता है, तो तुम्हारा देखो पहला मैंने लिखा यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनात्मक आवेश का निर्माण करता है। तो आखिर ये कैसे करेगा, ध्यान से देखना, ये कैसे करेगा। अगर उदाहरण में देखा जाए, ध्यान से देखना, जितने भी तत्व लेते हैं, जैसे तत्व में सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम, तुम्हारा सोडियम के बाद तुम्हारा पोटेशियम, सॉरी यहां पे पहले लिखा जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ये सब इसके आगे आदि लिख देता हूं। ये सब कहने का ये अर्थ है कि ये सब धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं।
यानी कि कहने का ये अर्थ है कि जिसके वाह्य कोश में एक हो या दो हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो चूंकि इनके वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वाह्य कोश में एक एक, दो दो तीन, यानी कहने का ये अर्थ है कि ये सब जितने भी तत्व हैं अगर इन सभी तत्वों को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। तो जो यहां पे ये भी लिख देता हूं कि धनावेशित आवेश का निर्माण कैसे होगा, यहां पे ये भी लिख देता हूं धनात्मक आवेश का निर्माण, आवेश का निर्माण, धनात्मक आवेश का निर्माण होता है जब कोई तत्व के वाह्य कोश में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता, यानी कहने का ये अर्थ है कि धनात्मक आवेश का निर्माण होता है जब कोई तत्व के वाह्य कोश में एक, दो इलेक्ट्रॉन होता है, तथा यहां पे तथा करके भी लिख देता हूं, तथा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर इस आवेश का निर्माण होगा, तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनात्मक आवेश का निर्माण होता है, आवेश का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि धनात्मक आवेश का जो निर्माण होता है जब कोई तत्व के वाह्य कोश में एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनात्मक आवेश का निर्माण होगा। यानी जितने वाह्य कोश अगर देखा जाए, जिसके वाह्य कोश में अगर निर्माण किया जाए, अगर इसी का हम अगर निर्माण करें, बाबू, इसी का अगर सोडियम को ले, सोडियम का ले, इस सोडियम का अगर स्ट्रक्चर बनाए, सोडियम को ले, क्या ले, सोडियम को ले, इस सोडियम का स्ट्रक्चर, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके वाह्य कोश में, अगर इसके वाह्य कोश में देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, और इसके बाद इसके वाह्य कोश में अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। यानी कहने का ये अर्थ है कि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है बाबू, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो त्यागेगा, त्याग कर क्या बनाएगा, त्याग कर बनाएगा Na+1, Na+1। यही +1 क्या करता है, सहायता करता है अभिक्रिया धातु तथा अधातु के अभिक्रिया करने में। वही अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए एल्यूमिनियम का, क्या देखा जाए, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है, Z को परमाणु संख्या कहते हैं, और Z बराबर क्या होता है, 13 होता है। तो जितना परमाणु संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतनी ही क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 13 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 13। यानी कि अगर इसका नाभिकीय संरचना बनाए तो इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसमें इसके अगले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आगे वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसके आगे वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। यानी कि इसके वाह्य कोश में कितने हैं, इसके वाह्य कोश में 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम +3 बना लेगा। एल्यूमिनियम कितना बना लेगा, +3 बना लेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई तत्व है और वो तत्व के वाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग के क्या बना लेगा, धनावेशित आयन का निर्माण करेगा या धनावेशित आवेश का निर्माण करेगा। इस आवेशों के कारण ही अभिक्रिया क्या होती है। अगर दूसरा देखा जाए वो कि यहां पे अगर दूसरा देखा जाए, ध्यान से देखना, अगर दूसरा देखा जाए
दूसरा देखा जाए कि ऋणात्मक आवेश का निर्माण कैसे होता है। यहां पे लिख देता हूं कि ऋणात्मक आवेश का निर्माण, ऋणात्मक आवेश का निर्माण, आवेश का निर्माण, ऋणात्मक आवेश का निर्माण इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बनता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या करता है? बनता है। जिसके वाह्य कोश में, यहां लिख देता हूं, जिसके वाह्य कोश में, यहां ये भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी तत्व ग्रहण कर रहा है तो उस कंडीशन में जो आवेश का निर्माण होगा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित आवेश का निर्माण होगा। क्या होगा? ऋणात्मक आवेश का निर्माण होगा, यानी ऋणात्मक आयन का निर्माण होगा। यानी कहने का यह अर्थ है कि आखिर कौन से ऐसे तत्व है जिसके वाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रहण करता ही रहता है। तो देख लो, जिसके वाह्य कोश में, यहां लिख देता हूं कि जिसके वाह्य कोश में, वाह्य कोश में 5, 6, 7 तथा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। वे इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। आखिर ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं? वो करते हैं। तो जो ग्रहण करते हैं आखिर कैसे करते हैं? जो ग्रहण ये करता है आखिर कैसे करता है? क्यों करता है? ग्रहण ही क्यों करता है? करता है इसलिए क्योंकि हम भी हैं, हम हो चाहे आप हो, दुनिया में सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी यानी स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल तत्व भी होना चाहते हैं। तत्व भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल यानी कि पूरी तरह से संतृप्त, यानी आयनों से पूरी तरह से संतुलित होना चाहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि जिसके वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तत्वों को लेकर अपनी संख्या अपन पूरा करेंगे और स्टेबल, संतुलित हो जाएंगे। यानी कहने का ये अर्थ है। अगर दूसरा देखा जाए, ऐसे कौन से तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं? उदाहरण में देखो, कहने ग्रहण करते हैं तो कितना ग्रहण करते हैं? तो जब तक 8 उसके वाह्य कोश में पूरा ना हो तब तक क्या करते हैं? वो ग्रहण करते हैं। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। पहला क्या लेते हैं? उदाहरण में पहला हम लेते हैं ऑक्सीजन, O2 लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या Z से दिखाते हैं परमाणु संख्या को, और Z बराबर 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। यानी कि जितना ही उसमें परमाणु संख्या उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें उतना ही प्रोटॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 8 है। अगर इसकी संरचना बनाए तो इसके नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इस तरह चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 4, 2, 6 देख लो, 3, 3, 6। आखिर ये 8 अपने वाह्य कोश में 8 बनाने के लिए, इसमें देख लो, इसमें अगर फिगर थोड़ा हम रंग बदल के लिखें, रंग बदल के काम करते हैं, लिखते हैं। अगर हम इसके नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डाल दिए, इसमें हम क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉनों को डाल दिए, तो अगले कोश में कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वाह्य कोश में। ये जो वाह्य कोश है ना बाबू, ये जो स्काई ब्लू रंग का वाह्य कोश है, ये वाह्य कोश है, ये वाह्य कोश क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉनों को अपने आप में भरेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को भरेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो ये लगभग आपका 2, लगभग क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। मान के चलो कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया? भर लिया। तो जितना ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा ये तत्व ऑक्सीजन, उतना ही इसके पास क्या हो जाएगा? निगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 2 -2। माइनस क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही अगर दूसरा अगर देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को देख ले। दूसरा
नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है N से दिखाते हैं, N से नाइट्रोजन को दिखाते हैं, इसके परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं। आइए Z बराबर जो होता है क्या होता है, Z बराबर जो होता है वो Z बराबर होता है 7। क्या होता है, 7 होता है। तो Z बराबर 7, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो इसको परमाणु संरचना बनाओगे तो इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ इस 2 इलेक्ट्रॉन और इसके चारों तरफ कितना हो जाएंगे, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तुम ही सोच सकते हो। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे वाले में है और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, यानी कि अगर 8 बनाना हो, ये अगले वाले कोष को 8 बनाना हो, तो कहीं से अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, कहीं से क्या हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन हम लिए हैं, नाइट्रोजन जितना ये ग्रहण करेगा, ये ग्रहण जितना करेगा, ये 3 ग्रहण कर रहा है। कितना ग्रहण कर रहा है, 3। तो जितना ग्रहण करेगा उतना माइनस माइनस 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3, यानी ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही बहुत यहाँ पे क्या हो गया, -2, यहाँ पे -3, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा अष्टक का निर्माण करने के लिए, 8 अपना बनाने के लिए वायु कोष में, वही उसका क्या हो जाएगा, जितना ग्रहण करेगा वही उसका आयन हो जाएगा। कैसा आयन होगा, ऋणात्मक आयन हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, त्याग कर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। लास्ट पढ़ना है हमें, लास्ट पढ़ना है बंध। किसके बारे में पढ़ना है, बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, अच्छा अभी हमने पीछे तो जो पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये चीजें दोनों जो है इसमें हम थोड़ा लागू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कि क्या ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो बिल्कुल होती है। अगर उदाहरण में अगर देखा जाए, ध्यान से समझना, उदाहरण में इसको समझा जाए। अगर मान के चलो सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान समझना, सोडियम के वायु कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। क्या करेगा, त्यागेगा। तो +1, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, जितना त्यागेगा उतना लिख देंगे। ऑक्सीजन के वायु कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और इसको ग्रहण करेगा, कितना वायु कोष में 6 है, तो 2 ग्रहण करेगा 8 बनाने के लिए, यानी जितना ग्रहण करेगा उतना -2। तिर्यक गुणा करा देंगे, इसमें इसको गुणा कराएंगे और इसको इसमें गुणा कराएंगे। समझ में आ रहा है लोगों, इसको इसमें गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको यहां भेज देंगे और इसको यहां भेज देंगे। कहेंगे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला जितना है यहां जाएगा वही लिखेंगे। यानी कि अगर सोडियम के पास कितना गया है, 2 गया है, -2, तो माइनस को हम नहीं लिखते हैं, केवल संख्या को लिखेंगे 2। और ये +1 जाए तो प्लस को भी नहीं लिखते हैं, केवल संख्या को लिखते हैं। यानी ऑक्सीजन के पास कितना गया है, 1, यानी क्या बन जाएगा, Na2O जाएगा, 1 को दिखाते नहीं। ऐसे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा अगर उदाहरण लेते हैं, सब पोटेशियम का लेते हैं, पोटेशियम का छोड़ के मैं मान के चलो कि लिया तुम्हारा लिथियम का लिया, ऐसे लिथियम का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दिया। इसके वायु कोष में तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन बना के देख लो, क्लोरीन के भी वायु कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, यानी कि Li के पास 1 आया और Cl के पास कितना आया, 1, यानी क्या बन जाएगा, LiCl। क्या आया, LiCl आया, लिथियम क्लोराइड आया। समझ में आती होगी मेरी बातें। यानी कि ये कैसे तत्व अभिक्रिया किए हैं, ये पूरी तरह से बातें आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। अब देखा जाए बाबू, अब क्या देखना है हमें, अब हमें देखना है कि आखिर बंध क्या होता है, बॉन्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड, यानी बंध क्या होता है। अब टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, बंध। बंध क्या होता है, देखो बंध में क्या होता है, कहा जाता है कि 2 विपरीत आवेशों के बीच में या 2 आवेशित तत्वों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बंध।
या कोई भी दो आवेश है तो उन आवेशों के या दो अगर तत्व है उस दो तत्वों के मध्य में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। कहते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। निबंध क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। जो बंध है दो प्रकार का होता है। बंध का प्रकार यहां पे समझो, बंध का प्रकार, बंध जो होता है दो प्रकार का होता है। बंध कितने प्रकार का होता है? बंध दो प्रकार का होता है। यहां पे लिख देता हूं कि बंध दो प्रकार का होता है। पहला आयनिक बंध, आयनिक बंध, और दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के बंध है। पहला है आयनिक बंध और दूसरा क्या है? सहसंयोजक बंध। यानी बंध क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों के मध्य, कुछ छोड़ा हूं मैं यहां पे, रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों के मध्य लगने वाले आकर्षण, तत्वों के मध्य, यहां पे दिखाई नहीं आपको देता होगा, यहां पे लिख देते हैं मध्य, तत्वों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को बंध कहते हैं। जो बंध होता है बाबू, बंध का प्रकार दो होता है। एक होता है आयनिक बंध और दूसरा होता है सहसंयोजक बंध। अब आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये टॉपिक को देखा जाए। सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध क्या होता है देखो। पहला जो होता है आयनिक बंध, देखो पहला आयनिक बंध, कहा जाता है कि आयनों के प्रवाह के कारण जिस बंध का निर्माण होता है, ऐसे यौगिक जो आयनों के प्रवाह से निर्मित होते हैं तथा उनके बीच लगने वाले या बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी आयनों के प्रवाह के कारण बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि आयनों के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह या आयनिक यौगिक, यहां पे ये भी लिख देता हूं, आयनिक ऐसे बंध जो आयनिक यौगिक में पाया जाता है, आयनिक यौगिक में पाया जाता है, आयनिक यौगिक में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध किसे कहते हैं? आयनिक बंध यानी ऐसे बंध जो आयनिक यौगिक में पाया जाता है, उसे आयनिक बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। जैसे सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया किया तो क्या बना? NaCl बना।
NaCl बना। इस यौगिक में जो बंध पाया जाएगा, क्योंकि आयनों के प्रवाह से बना है। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता -+1, इसकी संयोजकता -1, ये यहां गया है और ये यहां त्रिय गुणा किए, तो क्या बना है? NaCl बना है। तो NaCl बना है तो ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है। तो आयनों से निर्मित यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, और उसमें मौजूद बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध के बाद आता है सहसंयोजक बंध। क्या आता है बाबू? सहसंयोजक बंध आता है। कि आखिर सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? देखो, दूसरा संयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? देखो, सहसंयोजक बंध को कहा जाता है कि ऐसे बंध जो सहसंयोजक यौगिक में पाए जाते हैं, ऐसे बंध जो सहसंयोजक यौगिक में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। यानी कि ऐसे बंध जो किसमें पाया जाता है? संयोजक यौगिक में पाया जाता है, यौगिक में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजक बंध बोलते हैं, बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंध मतलब होता है कि ऐसे बंध जो सहसंयोजक यौगिक में पाया जाता है, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और सहसंयोजक बंध जो होता है बाबू, ये 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध यहां पे लिखता हूं कि सहसंयोजक बंध का प्रकार। सहसंयोजक बंध का प्रकार क्या होता है? ध्यान समझना। सहसंयोजक बंध का प्रकार जो होता है वह 3 होता है। यहां पे लिख देता हूं कि सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है क्या होता है? हमारा होता है एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा द्विसहसंयोजक बंध। और तीसरा जो होता है क्या होता है? तीसरा जो होता है त्रिसहसंयोजक बंध। समझ में आ रहा है? यानी कि सहसंयोजक बंध का कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा द्विसहसंयोजक बंध, और तीसरा त्रिसहसंयोजक बंध। यानी कहने का ये अर्थ है, एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं इन बंधों का परिभाषा और इनका उदाहरण। देखो, पहला हम स्टार्ट करते हैं एकल सहसंयोजक बंध। तो एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है? देखो, एकल सहसंयोजक बंध यानी होता है कि ऐसे बंध जो एक जोड़ी आयन के साझा करने के से निर्माण होता है, उसे क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जिस प्रकार के बंध का निर्माण होता है, उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि ऐसे बंध जो एक पेयर यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, उसे एकल
संयोजक कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि ऐसे बंध जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को साझा करने से निर्माण होता है उसे एकल सहसंयोजन बंध कहते हैं। एकल सहसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर देखा जाए, ध्यान समझना, इसका उदाहरण क्या होगा। देखो इसका उदाहरण अगर देखना है, पहला इसका उदाहरण देखो, उदाहरण देखो। जैसे मैं पहला देखो, कार्बन से हाइड्रोजन का निर्माण किया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, मान के चलो बना CH4। क्या बना? CH4। यानी कि अगर इसको अगर ऐसे लिखूं, उदाहरण के जितने भी एल्केन समूह के जितने भी यौगिक होंगे, एल्केन समूह के जितने भी यौगिक होंगे, एल्केन समूह यानी कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है, आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को, CnH2n+2। तो ये जितने भी इससे बने हुए जितने भी यौगिक होंगे वह एकल सहसंयोजक बंध से ही बनेंगे। जैसे उदाहरण में अगर बनाना हो, अगर पहला इसका देखें तो CH4, अगर इसको देखेंगे तो कार्बन केवल एक ही प्रकार के बंध से 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अगर वही मैं देखूं दूसरा देखूं तो C2 क्या देखूं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6। अगर इसका निर्माण देखूं तो यहां पे देख लो, इसका यहाँ पे देखो कार्बन जो है 2 बार मिलेगा और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये बना केवल एक ही प्रकार के बंध बने हैं कि नहीं बने? इसके बीच में एक ही प्रकार के बंध हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि ये जो हो जाएगा ये केवल क्या हो जाएगा? एक ही प्रकार के एक सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, या इसमें बने हुए जो बंध होते हैं उसको एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर इसका अगला देखें तो अभी मैंने बताया आपको कि एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है, पूरी तरह से आपको मैंने डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब करने के बाद आगे चलते हैं कि आखिर द्विसहसंयोजक बंध क्या होता है। क्या है टॉपिक हमारा दूसरा? द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध क्या है? द्विसहसंयोजक बंध को कहा जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन के दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि साझा करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े एक दूसरे से साझा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जो बंध का निर्माण उसमें होता है उसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कहा जाता है कि ऐसा बंध जो दो जोड़े इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध कहा जाता है। द्विसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? ऐसा बंध जो दो जोड़े इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है, उसे हम कहते हैं, उसे द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं, द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि ऐसा बंध जो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विसहसंयोजक बंध। जैसे उदाहरण में इसका अगर देखा जाए उदाहरण, तो एक चीज जान जाओ, ये कहां आता है अधिकतर? आगे वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर 4 में कार्बन जब पढ़ाऊंगा तो हाइड्रोकार्बन्स उसमें पढ़ाऊंगा। हाइड्रोकार्बन्स का में मैं बताऊंगा कि एल्कीन क्या होता है, एल्कीन। लेकिन यहां पे जान जाओ, एल्कीन एक कार्बन का यौगिक होता है। इसके यौगिक जितने भी बनते हैं वह इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े, यानी 2 जोड़े अगर साझा करेंगे तो उसको द्विसहसंयोजक बंध को ऐसे दिखाते हैं, और 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से, साझा करने से ही एल्कीन का निर्माण होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बनाने का वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। अगर बनाना है इसका, जैसे पहला अगर बनाना है, पहला में अगर मान के चलो कि मैं C1 ले लेता हूं, तो क्या कभी एक कार्बन से क्या कभी
एक कार्बन दो कार्बनों के मध्य में ही ना साझा होगा, दो इलेक्ट्रॉनों का। ऐसा नहीं है ना कि केवल एक ही कार्बन से साझा हो जाएगा सारा, नहीं, यहां पे कभी भी साझा होगा बाबू, द्विसंयोजन का निर्माण होगा तो हमेशा दो कार्बनों के मध्य होगा। तो दो कार्बन मध्य हो गया तो यहाँ पे n बराबर अगर 2 लेता हूं तो C2 यहाँ पे H8 हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं संरचना बनाऊं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एल्कीन। एल्कीन का है तो इसका नाम होगा एथीन। क्या होगा? एथीन होगा, एथीन होगा। इस एथीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी। ये कार्बन इस पे क्या कर देंगे? हम लगा देंगे। कार्बन क्या करेंगे? इसमें हम लगा देंगे, यानी हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, ये हो जाएगा एथीन। उसके आगे अगर देखा जाए, एथीन के बाद अगर आपको दूसरा यौगिक इसी का बनाना है तो दूसरा यौगिक भी बना देते हैं। एथीन के बाद अगर मैं प्रोपीन लेता हूं, प्रोपीन यानी कि C3 लेता हूं, C3H6 लेता हूं तो इसको बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। इस प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र होता है, प्रोपीन का रासायनिक सूत्र, प्रोपीन जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक संरचना अगर बनाया जाए प्रोपीन का तो सी 3 बार लिख देंगे। अगर इसका बनाना है तो क्या करेंगे? सी 3 बार, और इनके कहीं भी दो कार्बनों का हम क्या कर देंगे? जोड़ा बना देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कहीं एक लगाएंगे डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे हो जाएगा HHH, यहाँ पे हो जाएगा एक H, और यहाँ पे हो जाएगा 2 HH। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 3 6 का हाइड्रोजन हो गया और प्रोटीन। कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार के बंध को हम द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आता होगा ये चीजें। अगर अगला टॉपिक देखा जाए, तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो बंध था हमारा क्या था? तीसरा जो बंध था वो था हमारा त्रिसहसंयोजक बंध। क्या था बाबू? त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? त्रिसहसंयोजक बंध होता है कि ऐसा बंध जो तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। यानी कि ऐसा बंध जो तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, साझा करने से निर्माण होता है, करने से निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं संयोजक बंध कहते हैं, त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ जाती होगी। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आता होगा आप लोगों की त्रिसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। त्रिसहसंयोजक बंध यानी होता है कि ऐसा बंध जो तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के साझा करने से निर्माण होता है, उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर मान के चलिए, अगर आपको इसका उदाहरण अगर देखना है, उदाहरण इसका देखना है तो देखो, अगर हम एल्काइन लेते हैं, एल्काइन का जो भी सूत्र होता है ये बनता है CnH2n-2 से बनता है। ये जो एल्काइन जो सूत्र है, ये एल्काइन जो है रासायनिक यौगिक, ये जो यौगिक है हमेशा तृतीय बंध को यानी कि त्रिसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में इसका अगर देखा जाए, उदाहरण में अगर पहला लेते हैं हम, पहला क्या है हमारा? अगर मान के चलो हम कभी भी त्रिसहसंयोजक में दो ही कार्बन के मध्य होगा तो C2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे 2 रख दो तो 2 दूनी का 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो जाएगा। अगर इसका नाम अगर बताएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा,
एथाइन हो जाएगा। इसका रासायनिक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो रासायनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सी बीच में तृतीय बंध लगा देंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो यौगिक हो जाएगा हमारा एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अगर इसका यौगिक हम लेते हैं, दूसरा अगर यौगिक लेते हैं हम, तो दूसरा यौगिक अगर बनाना हो तो अगर मैं 4 ले लेता हूं कार्बन, क्या लेता हूं 4, तो C4 H 2 चौके 8 6 हो जाएगा, घटा दोगे तो ये C4 6 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्यूटाइन है। क्या है, ब्यूटाइन है। इस ब्यूटाइन का जो रासायनिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो C 4 C लिख देंगे। कहीं एक जगह तृतीय बंध क्या कर देंगे, हम लगा देंगे। यहां पे एक बंध लगा देंगे, सिंगल बंध। यहाँ पे जो ये बंध है, इस बंध को हम क्या कहते हैं, त्रिसह संयोजक बंध कहते हैं। अगर मान के चलिए इसका अगर दिखाया जाए स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इरा, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 तो 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे लग जाएगा 1 2। समझ में आ रहा है, कहीं छूट रहा है तो बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे छूट रहा है 1, 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइन। ये जो रासायनिक सूत्र है, आप ध्यान से देखते होगे, ये जो हमारा रासायनिक सूत्र है, ये जो रासायनिक सूत्र है, इस रासायनिक सूत्र को हम बोलते हैं हम ब्यूटाइन। इसके मध्य जो ये बना है बंध, इसी को बोलते हैं त्रिसंयोजक बंध। तो ये आपको पूरी तरह से क्या होता होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।